गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर नंबर 4 में हम मीनिंग एंड अजम्पशन ऑफ क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल CLRM जिसे कहते हैं उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रिग्रेशन मींस टेंडिंग टुवर्ड एवरेज। अब रिग्रेशन में देखो कि हम दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं। वन इज डिपेंडेबल वेरिएबल y इक्वल टू एंड अनदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल अल्फा प्लस बीटा x. This is independent variable and this is dependent variable. Analysis of dependence of, तो रिग्रेशन में हम क्या पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम एनालाइज करते हैं कि ये y वैल्यू x वैल्यू के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, ठीक, विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रेडिक्ट द एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो वहां से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हमारे y x के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, वहां से हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। वेरिएबल गिवन ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वन, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या दिया होते हैं, हमारा वैल्यू दिया होते हैं, तो उससे हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज वैल्यू क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। दैट इज regression. ठीक, एनालिसिस ऑफ डिपेंडेंस वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड with an objective to predict the average value of dependent variable given a specific value of independent variable. So this is the meaning of regression. Now come to the assumptions of classical regression model. बेसिकली हम यहाँ पे 9 assumption को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला assumption is, फर्स्ट assumption is the regression model is linear. अब यहाँ पे दो टाइप होते हैं, वन इज linear, just 1 second, and another one is non-linear. ठीक है, तो रिग्रेशन जो आपका रिग्रेशन में आपका मॉडल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस ui, दिस इज योर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अब ये नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। खासकर नॉन लीनियर कहाँ पे नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे देखो हम दो चीज को यूज करते हैं, वन इज ऑब्जर्वेशन, ठीक, एंड अनदर वन इज पैरामीटर। क्या रिग्रेशन मॉडल में लिनियरिटी ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए या पैरामीटर में होना चाहिए? तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि रिग्रेशन मॉडल में लिनियरिटी क्या ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए या पैरामीटर में होना चाहिए या दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है आंसर, पैरामीटर में लिनियरिटी होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में अगर लिनियरिटी नहीं है तो हम लॉग के थ्रू लॉग या लॉग फंक्शन को इस्तेमाल करके इसको लीनियर बना सकते हैं, बट पैरामीटर में लिनियरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नॉन लिनियरिटी इन पैरामीटर होगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर x1 प्लस x1 प्लस बीटा दिस वन बीटा का क्यूब x2 प्लस ui, तो ऐसा होगा तो आपकी रिग्रेशन मॉडल लिनियरिटी नहीं है। तो आपके रिग्रेशन मॉडल पहला अजम्पशन है कि लीनियर होना चाहिए और लीनियर इन पैरामीटर होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट assumption of classical regression model. Now come to the second assumption of classical regression model. The mean value of error term is 0. आपकी मीन वैल्यू क्या होना चाहिए एरर टर्म का? देखो यहाँ पे हमारे पास मॉडल है y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस ui। अब ये ui क्या है, ui है आपका एरर टर्म। एरर टर्म का हमने मीनिंग कल भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज एरर टर्म? तो एरर टर्म है इट कैप्चर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एक्चुअल फैक्टर ऑन कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कंजम्पशन है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा x है और ui है। ठीक, तो ui
जो कि एरर टर्म है, अदर जिसकी इफेक्ट नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है, इनका इफेक्ट इसके ऊपर कितना है, कंजम्पशन के ऊपर इनका इफेक्ट फॉर एग्जांपल 0.22 है या 0.3, जो कि नेग्लिजिबल होते हैं, उन सबको हम यहाँ पे एरर टर्म में यूज करते हैं। ठीक है, एरर टर्म का एक अगर स्पेसिफिक मीनिंग आप लिखना चाहो तो इट कैप्चर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एक्चुअल फैक्टर ऑन, आप यू कैन से जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसका आप नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कंजम्पशन रखा है, तो आपकी कंजम्पशन के ऊपर। ठीक है, अब दिस यूआई यहाँ पे आपकी इसका मीन वैल्यू क्या होना चाहिए, मीन वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो मीन वैल्यू 0 कैसे आएंगे। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ ui डिवाइडेड बाई x1 इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपका एरर टर्म क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 होना चाहिए। ठीक, तो जब एंड इट फॉलोज, जब आपके एरर टर्म 0 होते हैं एंड इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपके एरर टर्म 0 होते हैं, आपके यूआई किस चीज को फॉलो करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। दिस इज नॉर्मल distribution. So this is the second assumption of classical regression, classical linear regression model. Now come to the third assumption of classical linear regression model, which is the value of x are fixed or repeated sampling. आपके ऊपर जो आप सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है, रिपीटेड सैम्पलिंग करेंगे, वहां पे आपका x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑलवेज फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल sample 1 this is and this is sample 2। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाटा क्या किया, ले लिया y1 इक्वल टू लाइक फॉर एग्जाम्पल 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक, दिस इज y1 and your independent variable is for example 50, 60, 80, 90 और 100। नेक्स्ट सिंपल में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 45, 65, 75, 80 और 95 है। बट यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके जैसा ही होना चाहिए, यही रिपीट होना चाहिए। मीन्स कि आपके यहाँ पे 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 80 होना चाहिए एंड 90 होना चाहिए और 95 पे 100 होना चाहिए। मीन्स कि रिपीटेड सैम्पलिंग में आपका x का वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। दिस इज द थर्ड assumption of classical linear regression model. Now come to the assumption of fourth assumption of CLRM. The covariance between x and ui is 0. Now covariance, अब देखो आपके पास मॉडल है y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस बीटा 2x2 प्लस ui। ठीक है, आपके पास x वेरिएबल, ठीक, तो आपके पास x ये भी है एंड दिस वन, जस्ट 1 सेकेंड, this one is your independent variable and this is also your independent variable। तो आपकी x और एरर टर्म कोवेरियंस, इन दोनों के अंदर ui के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर इनमें रिलेशनशिप होते हैं तो आपके assumption को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो फुलफिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x और एरर टर्म में कोई कोवेरियंस नहीं होना चाहिए, मींस कि कोवेरियंस शुड बी 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, कोवेरियंस x1 u1 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिस x1 क्या होते हैं, नॉन स्टोकास्टिक होते हैं और
एक्सोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ assumption of classical linear regression model. Number of parameter to be estimated from the model should be much less than total number of observation. अब देखो यहाँ पे y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1, ठीक है, प्लस बीटा 2 x2, ठीक, एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पे हमारे ये एक मॉडल है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी लेस देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी नंबर ऑफ पैरामीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 2 पैरामीटर होंगे, ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास 40 ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तब जाके इस चीज को क्या करते हैं, इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। बट ये भी जरूरी नहीं है कि 2 पैरामीटर के लिए एग्जैक्ट 40 चाहिए, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं इस चीज को आप लोग बता रहा हूं। ठीक है, नाउ कम टू द सिक्स्थ assumption of classical linear regression model. The model should be specific correctly. ठीक है, अब आपके पास मैथमेटिकल मॉडल जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, सही तरीके से लगाना चाहिए, मतलब ये होना है करेक्टली स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि मिस स्पेसिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब मिस स्पेसिफिकेशन 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं ड्यू टू improper functional form। ठीक, एक और मिस स्पेसिफिकेशन किस तरह से होते हैं, ड्यू टू इंक्लूजन या इंक्लूजन ऑफ, just 1 second, inclusion of irrelevant variable। ठीक, या ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ relevant वेरिएबल। ठीक है, तो आपकी जो मॉडल है अगर वो ठीक तरह से नहीं है, फंक्शनल फॉर्म में नहीं है, तब जाके आपका मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। या तो आपको चाहिए कुछ जो वेरिएबल चाहिए थे, फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स 1 प्लस बीटा 2 x2। ठीक है, अब x2 आपको चाहिए नहीं थे, ये आपके x2 आपके मॉडल में इररिलेवेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है आपका इनकम जो कि y के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, y आपके कंजम्पशन को डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे x दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किस चीज को ले, फॉर एग्जांपल कुछ भी, अब फॉर एग्जांपल आपके वेल्थ को ले फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एज्यूम करेंगे वेल्थ आपके कंजम्पशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, ठीक, फिर भी हमने यहाँ पे वेल्थ को क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, असल में तो वेल्थ इफेक्ट करते हैं, बट हम यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा हूँ कि वेल्थ आपके अगर इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं तो ये इररिलेवेंट है, तो क्या होते हैं, आपके मॉडल को मिस स्पेसिफिकेशन होते हैं। ठीक है, मॉडल में मिस स्पेसिफिकेशन होते हैं। नाउ ड्यू टू द एक्सक्लूजन ऑफ रिलेवेंट मैटर, रिलेवेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आपकी वेल्थ है, ठीक है, आपकी वेल्थ का इफेक्ट आपकी कंजम्पशन के ऊपर क्या होते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं, बट आपने इसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक, एक इसको एक्सक्लूड किया, तब भी आपके मॉडल क्या होते हैं, मिस स्पेसिफिकेशन होते हैं। इसीलिए मिस स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल को क्या कहते हैं, मॉडल को कहते हैं किस ऑफ डेथ कहते हैं।
ठीक है, अब नाउ कम टू द सेवंथ assumption of classical linear regression model. सेवंथ क्या है? द एरर वेरिएंस शुड बी constant. आपकी एरर वेरिएंस फॉर एग्जांपल आपकी देखो y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस u1, ठीक है, ये है आपके एरर u1, ठीक है। अब uj है, ठीक है, इनमें इनका वैल्यू क्या होना चाहिए? एरर वेरिएंस क्या हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ui शुड बी किसके बराबर होते हैं? सिग्मा स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर किस तरह, वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ui इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर किस तरह होते हैं? हम जब इसके क्या बोलते हैं इससे मैथमेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे तब यहाँ पे हम इस चीज को भी डिराइव करेंगे कि वेरिएंस ऑफ ui इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर कैसे होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ एट्थ assumption of classical linear regression model. There should not be auto correlation. यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, किस और किस के बीच में? अब फॉर एग्जांपल आपके पास मॉडल है y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस ui. One is this and another one is alpha plus beta x1 plus xj plus uj, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। वन इज स्पेशल ऑटो कोरिलेशन, ठीक, एंड अनदर वन इज डायरेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटो कोरिलेशन ही कहते हैं, ठीक है। अब स्पेशल ऑटो कोरिलेशन क्या होते हैं और ऑटो कोरिलेशन क्या होते हैं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल ऑटो कोरिलेशन में हमेशा आपकी कोवेरिएंस बिटवीन ui एंड uj मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। जब आपकी ui और uj मीन्स की दिस u1 ui और दिस uj अगर ये दोनों इक्वल टू 0 नहीं होते हैं तब आपके मॉडल के अंदर क्या होते हैं? स्पेशल ऑटो कोरिलेशन होते हैं, ठीक है। ये एक मॉडल है, ये एक दूसरा मॉडल है, ठीक है। बट यहाँ पे ui और uj में ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, तब जाके आपके जो मॉडल है वो सही तरह से काम करेंगे। अदरवाइज ui और uj में अगर कोरिलेशन आ गया तो ये 0 के बराबर नहीं होंगे और आपके assumption ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन को क्या करेंगे? वायलेट करेंगे। अब आ जाओ ऑटो कोरिलेशन क्या होते हैं। सिंपल ऑटो कोरिलेशन, यहाँ पे कोवेरिएंस बिटवीन ui एंड ut-1, दिस इज फॉर एग्जांपल ut एंड दिस इज ut-1, ठीक। आपके पास यहाँ पे है y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ut, ठीक। अब इस ut का लेग वैल्यू जो होते हैं ut-1, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों के अंदर कोई रिलेशनशिप है, दिस मीन्स कि आपकी मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन है। आपकी ut और ut लेग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं और आपके मॉडल को वायलेट करेंगे। एट्थ assumption ऑफ योर मॉडल विल बी वायलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मॉडल को सही रखने के लिए आपके मॉडल के अंदर मॉडल के अंदर यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, ना कि ना स्पेशल ऑटो कोरिलेशन होना चाहिए, ना आपके अंदर ऑटो कोरिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के अंदर भी नहीं होना चाहिए और इन दोनों के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसका नहीं होने का करेक्शन किस तरह है? कोवेरिएंस
ऑफ यू आई एंड यू जे मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके आपके मॉडल क्या होंगे, सही होंगे। अब आ जाऊं 9th assumption and which is the last assumption of classical linear regression model. There should not be multicollinearity. This is your model y1 equal to alpha plus beta x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus ui। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर वेरिएबल कितने हैं, x2 x1 एंड x3 है। इन सब के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए। x1 x2 x3 इन सब के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होने, कोई कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए, तब जाके आपके मॉडल क्या होंगे, सही होंगे। किसके, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल सही होंगे। अदरवाइज यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी होंगे तो आपके मॉडल सही नहीं होंगे। तो ये थे कुछ 9 assumption ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो कल आने वाले लेक्चर में हम अल्फा हेट और बीटा हेट, ठीक है, अल्फा और बीटा जिसे कहते हैं उसको हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो उसको एस्टिमेट करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्फा हेड और बीटा हेड आ जाते हैं। तो उसको भी हम 1 by 1 अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्फा वैल्यू किस तरह डिराइव करते हैं, बीटा वैल्यूज किस तरह डिराइव करते हैं। फिर इसके बाद हम ब्लू को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेस्ट लीनियर एफिशिएंट एस्टिमेटर को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके ब्लू प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, किस तरह बीटा हेड के वैल्यूज के बाद किस तरह इनके अलग से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उनको 1 by 1 हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खाली